हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म और वो कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों के लिए यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th वाले बच्चों के लिए छोटा सा सेशन। तो इस सेशन के में हम आज बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण पद्यांश, यानी महत्वपूर्ण पद्यांश के बारे में। कौन कौन से पद्यांश हमारे क्लास 10th वो यानी हिंदी में महत्वपूर्ण पद्यांश रहने वाले क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, वो भी हम जानते हैं कि हमारा पेपर 24 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। 24 फरवरी से हमारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, 24 तारीख फरवरी। ठीक, तो इसमें हम महत्वपूर्ण पद्यांश, जो कि हमारा कितने नंबर का था, हमने पहले बताया कि हमारा 6 नंबर का ये महत्वपूर्ण पद्यांश, यानी पद्यांश के संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए, संदर्भ सहित लिखने के लिए आता है। कितने नंबर का? 6 नंबर का। और गद्यांश भी हमारे 6 नंबर का आता है, लेकिन गद्यांश इतना कठिन नहीं है, इसको सब लोग कर लेंगे। गद्यांश में खाली आपको चैप्टर के नाम और लेखक का नाम अगर पता है तो आप गद्यांश कर सकते हैं। गद्यांश में कोई कठिन नहीं है, इसमें 6 नंबर आपके पक्के हैं। पहले आप पढ़ो या ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, 6 नंबर गद्यांश के आपके पक्के। लेकिन पद्यांश के लिए कुछ ना कुछ भैया पढ़ना पड़ेगा, पद्यांश आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हिंदी रहता है, सॉरी क्या रहता है इसमें, ठीक ठीक। तो इसमें 24, ठीक। उसके बाद दे रखा है कि पद्यांश में कितना रहता है? पद्यांश में आपका हिंदी के अनुवाद करने रहते हैं, यानी आपको हिंदी में अर्थ बताना रहता है, ठीक है। और गद्यांश में क्या है? गद्यांश में भी बताना, लेकिन गद्यांश आप समझ जाए, कोई दिक्कत नहीं। उसमें देखिए पद्यांश के कितने टोटल चैप्टर कितने हैं, वो चैप्टर हम आज डिस्कस करेंगे। पहले चैप्टर देखें कि कौन कौन चैप्टर हमारे के पाठ्यक्रम में है, यानी हमारे सिलेबस में हिंदी के पाठ में है, ठीक। और टाइम अब नहीं है कि, ठीक है। हमारे पास देखिए टोटल चैप्टर हमारे पास दे रखे हैं। पहला चैप्टर हमारे पास पद है, ध्यान से सुनिएगा। पहला चैप्टर हमारे पास पद है, दूसरा चैप्टर हमारे पास धनुष भंग और वन पद पर है। यानी पहले चैप्टर में कोई पार्ट नहीं, मात्र एक ही पार्ट है, वो पद, यानी सूरदास जी के पद। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीआईएमपी लगाइए, वीआईएमपी इस पे, ठीक है। ये आपके लिए बोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला, और सूरदास जी का जीवन परिचय पद्यांश में, ठीक। यही पद। अब इसमें भैया है एक वो वाला है, ठीक, देख लीजिएगा इसमें से। और उसके बाद धनुष भंग है, क्या है अभी बता देंगे, ठीक। जितने भी इंपॉर्टेंट आपके पद्यांश रहने वाले सब कराएंगे। आप रुके रहिए भैया, सेशन लंबा होगा ये सेशन, ठीक। तो इसमें आप लोग रुके रहिए, आप लोग को जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सब हम कराएंगे, कोई दिक्कत होने वाली है। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। धनुष भंग भैया तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया धनुष भंग वन पथ पर। यानी धनुष भंग जो होता नहीं, हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी जब धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं वहां पर, ठीक, जनकपुरी, तो वहां क्या होता है उसके बारे में जो बताया गया वही चीज है। धनुष भंग के पूरे जितने हैं और वन पथ पर, ये पूरा आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला। वीआईपी इस पे भी टिक लगाइए, हम सारे पद्यांश कराएंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। बस आप 2 मिनट के लिए रुके रहिए, ठीक। तो यानी आप धनुष भंग वन पथ पर, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला चैप्टर बता रहे हैं। चैप्टर हम दिखा रहे हैं, ठीक है, पद्यांश नहीं करा रहे हैं, पद्यांश भी कराएंगे, ठीक। तो सवैये कवित्व भक्ति नीति, चारों चैप्टर ऊपर के वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके जीवन परिचय, यानी जो ऊपर के 4 चैप्टर है, पद, धनुष भंग, वन पथ पर, ये तो एक ही पार्ट है। सवैये कवित्व एक में है, भक्ति नीति एक में है। तो यानी सूरदास, तुलसीदास, रसखान और भक्ति नीति बिहारी, ठीक। तो यानी ये इतने चारों आपके चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले। इन चारों चैप्टर को आप तैयार करके जाइएगा। इनके जीवन परिचय प्लस जीवन परिचय हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक। क्या है? जीवन परिचय, ये तैयार करके जाइए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक। उसके बाद ये आपका 4 हो गए। उसके बाद बात करें, नीचे वाले भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नीचे वाले में सब नहीं इंपॉर्टेंट, कुछ ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें बात करें जो झांसी की रानी समाज पर, ये भी इंपॉर्टेंट, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक। और उसके बाद हमारे पास है हिमालय से महादेव वर्मा, चैप्टर भी दिखा रहे हैं, ठीक, महादेव वर्मा, इनको तैयार करके जाइएगा। और उसके बाद है पुष्प की अभिलाषा जवानी, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक। तो 4, 3, 7 जीवन परिचय तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। 7 जीवन परिचय और इनके अर्थ। हल्दी घाटी भी आपका पद्यांश इंपॉर्टेंट है, श्याम नारायण पांडे, ठीक। और देख लीजिए सब तैयार करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर सब तैयार तो ठीक है, अगर नहीं तैयार तो भैया जितना बताया उतना तैयार करके जाइएगा, इसको छोड़ के नहीं जाना है। उसके बाद देखिए अब हम कराएंगे किस प्रकार, यानी आपको लिखना है। देखिए इसको मिटा देना है, ठीक, इतना समझ में गया। ये छोटा चैप्टर है, पहला चैप्टर पद, धनुष भंग, वन पद पर, दूसरा सवैये, तीसरा कवित्व, भक्ति नीति, दोनों एक ही में, ठीक है। चौथा चैप्टर, 5वें चैप्टर में है चीटी, चंद्रलोक में प्रथम बार, 2 पार्ट है इसमें, चीटी अलग है और चंद्रलोक में प्रथम बार अलग है।
उसके बाद करें हिमालय, यानी हिमालय से अलग पार्ट है, वर्षा सुंदरी अलग पार्ट है। आप लोगों ने पढ़ा होगा किताब में, तो राजीव प्रकाशन यानी कोई भी प्रकाशन की किताब हो, आप लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक परिषद की जो सिलेबस है उसी सिलेबस के आधार पर जो भी बुक हो आप उस बुक में देख लीजिए, आपका पूरा यही तरह रहने वाला है, ठीक है। उसका देखा स्वदेश प्रेम, यानी स्वदेश प्रेम आपका है, पुष्प की अभिलाषा और जवानी, ठीक। 8वां चैप्टर झांसी की रानी, यानी 2 पार्ट एक ही में, पुष्प की अभिलाषा जवानी, ठीक, एक ही में, अलग अलग, मतलब एक ही चैप्टर है, 8वां चैप्टर, उसमें अलग अलग पार्ट है, पुष्प की अभिलाषा अलग है, जवानी अलग है। झांसी की रानी समाज पर, यानी झांसी की रानी 9वां चैप्टर है। 10वां चैप्टर है भारत माता का मंदिर यहाँ, और 11वां चैप्टर है नदी, और 12वां चैप्टर है युवा जंगल, भाषा एकमात्र अनंत है। उसके बाद 13वां चैप्टर हल्दी घाटी। टोटल आपके पद्यांश में, यानी पद के टोटल 13 चैप्टर रहने वाले, 13 चैप्टर तैयार करके जाना है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बस हम आपको सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न कराते रहेंगे। अब देखिए हम पद्यांश कराएंगे, ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। अगर दिक्कत हो भैया वीडियो पीछे कर लीजिए, क्लास लेंथी होगी अब, ठीक, क्योंकि अब समय नहीं है हमारे पास। उसका देखिए अब देख रहे हैं हम, ये हमारे पास है एक बुक, और इस बुक पे हम जितने भी इंपॉर्टेंट पद्यांश रहने वाले सब दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर हम देख रहे हैं, हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, ठीक। तो चैप्टर 1 का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरे लगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बारे बारे बंदो ती पाई। यानी देखो ये वाला जो आपका इंपॉर्टेंट है, चरण कमल बंदो हर राई वाला, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जितने भी पद्यांश इंपॉर्टेंट है सब कराएंगे। तो दे रखा है चरण कमल बंदो हर राई। अब देखिए इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन पहले देखेंगे। 6 नंबर का आता है ना आपका पद्यांश, यानी आपका जो पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आता है, टोटल आपका 6 नंबर का आता है। तो पहला क्वेश्चन आप पहले देखिए किस प्रकार लिखिएगा, पहले आप डालिएगा प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, सब दिखाएंगे इसी पे, ठीक, ध्यान से पूरा बकायदा है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, समझ लीजिए कॉपी है ये पूरा, ठीक। क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या। अब प्रश्नोत्तर संख्या जो हो उसी को हम लिख लेंगे, यानी हमारे पास प्रश्नोत्तर संख्या मान लो हम 1 है, ठीक, क्या है 1, बढ़िया नीचे से एक लाइन खींचेंगे और भैया एक अच्छा सा फूल बना देंगे, बढ़िया, मतलब देखे में अच्छा लगे ना, इधर से हम एक स्टार बना देंगे इस तरह, ठीक, इधर से भी हम अच्छे से बना देंगे, ठीक। उसके बाद हमारे पास दे रखा प्रश्नोत्तर संख्या, क्या लिख रहे हैं, क्या है ये, कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 1 में कौन सा टॉपिक है, तो उस टॉपिक के बारे में लिखिए, यानी क्या करना है, गद्यांश करना है, पद्यांश करना है, तो क्या यानी पद्यांश पे आधारित प्रश्नोत्तर या फिर पद्यांश, क्या कर रहे हैं, पद्यांश सॉल्व करना है, ठीक, पद्यांश लिख दीजिए। उसके बाद पद्यांश सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद आप देखिए अब यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 1 में कौन सा पद्यांश कर रहे हैं, अथवा वाला कर रहे हैं तो अथवा लिखिए, अगर ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे लिखिए। अब उसमें लिखिए संकेत, सबसे पहले क्या करेंगे, संकेत। अब संकेत में भी हम क्या कौन सा करना है, कहां से है संकेत में, देखिए ध्यान से देखिए, दे रखा चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पगु गिर लगे, तो चरण कमल से हम पहले चरण वाला उठा लेंगे आगे से, क्या है चरण, फिर डैश डैश, काफी इसी तरह लिखना अच्छे से, ठीक, थोड़ा नीचे करके लिखना, ठीक है, चरण, उसके बाद है पाई, क्या है डैश डैश करके, ठीक, तो इतना आपका रहने वाला है। उसके बाद अब आगे क्या करेंगे, देखिए उसके बाद हमारे पास प्रश्न संख्या कौन सा है, पहले का, ठीक, पहला है ना, उसके पहला, अब उसके बाद दे रखा प्रश्न हमारे पास दे रखा उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब प्रश्न आपके स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम प्रश्न बोल दे रहे हैं, ठीक है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो प्रश्न संख्या 1 क्या लिखेंगे, प्रश्न संख्या 1 पहले का, इसी तरह लिखिएगा, पहले का 1, ठीक। अब क्या लिखा, संदर्भ लिखिए, तो हेडिंग डालेंगे संदर्भ, बढ़िया ब्लैक स्केच से, ठीक, हमारे पास मान लो सफेद है चाक, क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखना, देख लीजिए संदर्भ अच्छे बता दे रहे हैं, तो संदर्भ में लिखिएगा, हम लिख रहे हैं, ठीक है, प्रस्तुति रुचिकर, अच्छे बढ़िया, प्रभावोत्पादक,
प्रस्तुत रुचिकर प्रभावोत्पादक स्वपठित, ठीक, अच्छे से यही संदर्भ इसी तरह लिखिएगा बढ़िया अच्छे नंबर। प्रस्तुत रुचिकर प्रभावोत्पादक स्वपठित पद्यांश या पंक्तियां, ठीक, पद काव्य पंक्तियां, ठीक, या पद्यांश, पद्यांश पद्यांश लिख लीजिए। पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक हिंदी, अब हिंदी आ गया ना तो हिंदी को हाईलाइट करके नीचे कर देंगे, ठीक। पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड, नहीं किसमें है, पद्य खंड, ठीक। तो यानी हमारे पास दो खंड है, एक पद्य खंड, हिंदी के तीन कई खंड है ना, तो हिंदी में क्या है, पद्य खंड। तो हमारी प्रस्तुत रुचिकर प्रभावोत्पादक स्वपठित पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक पद्यांश, पंक्तियां को या पद्यांश को, ठीक है, फिर पद्य का अंश या पंक्तियां, पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, हिंदी को हाईलाइट करेंगे के पद्य खंड में, एक पद्य खंड में संकलित या उद्धृत है, इसके पद्य खंड में संकलित अब कौन सा चैप्टर है, चैप्टर क्या नाम है इस चैप्टर, यानी जो पद्यांश अभी दिखाएगा तो पद क्या चैप्टर का नाम है कि संकलित पद, अब इसको हाईलाइट करेंगे, ठीक, नामक शीर्षक का नाम है, ठीक है, नामक शीर्षक से उद्धृत, ठीक, ये जो दे रखा देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या था, इस पद्यांश में हमारा प्रश्न संदर्भ, 2 नंबर आपके इसी तरह पक्के रहने हैं, अभी पूरे नहीं हुआ, ठीक है, अभी देख रहे 2 मिनट चाक लाया पहले, ठीक। तो यानी यहां से अभी हमारे 2 नंबर पक्के नहीं हुए, अभी थोड़ा और है, उद्धृत है यानी शीर्षक, नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके आगे हम अभी पद यानी संदर्भ में अभी पद का नाम है, चैप्टर का नाम लिखा गया, लेखक कवि का नाम नहीं लिखा गया, तो जिसके, अब यहां लिखेंगे कवि या रचयिता, चाहे कवि लिखो चाहे रचयिता, जिसके रचयिता ठीक है, उसके यहां तक हो गया था, यानी शीर्षक से उद्धृत है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे, जिसके रचयिता, अब चाहे रचयिता लिखिए चाहे कवि लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, सब चल जाएगा। जिसके रचयिता कवि, ये भैया मूल विशेषण है भैया, कवि कुल, ठीक, कुमुद, कविकुल कुमुद सुधाकर, भैया हम बता देना ऐसा संदर्भ आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा, आप सर्च कर लीजिएगा, ऐसा संदर्भ आपको कहीं YouTube पे भाई नहीं मिलेगा, ठीक। जिसके रचयिता कविकुल कुमुद सुधाकर, ठीक, सूरदास जी हैं, या अष्टछाप के तथा, और आगे बढ़ा सकते तथा अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ कवि, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं। अगर कटा नहीं है तो भैया देख लीजिएगा, हमको पता नहीं, ठीक है। तो इस तरह बढ़िया संदर्भ लिखिएगा अच्छे से, बढ़िया 2 नंबर आपके पूरे देंगे एग्जाम में, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अगर 1 नंबर भी कट जाए तो हमारा ना बताइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए
तो संदर्भ 1 नंबर, 2 नंबर आपके यहां से एग्जामिनर ऐसे चेक करेगा और 2 नंबर ऐसे देगा, ठीक। यानी संदर्भ आपका है प्रस्तुत रुचिकर प्रभावोत्पादक स्वपठित पंक्तियां, स्वपठित पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता कविकुल कुमुद सुधाकर तथा अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं। और इसको हाईलाइट कर दीजिएगा सूरदास जी को, ठीक। और चेक करके 2 नंबर आपको पूरे में से पूरे मिलेंगे। अब देखिए भैया, अब ये आपको करके नहीं दिखाएंगे, अब जितने पद्यांश इंपॉर्टेंट है हम आपको दिखाते रहेंगे कि इंपॉर्टेंट को तैयार करिए, यहाँ कराने का टाइम नहीं है, ठीक है। हम इसी में से बता देंगे आपको इसी तरह करना है। संदर्भ हेडिंग डालना, ये तो आपका सब में चलेगा, ठीक है। हिंदी यहां तक आपका चलेगा। संकलित, अब यहाँ शीर्षक चेंज हो जाएगा, आपको शीर्षक तैयार करना, जो जो शीर्षक अभी बताया गया था ना, वन पद पर है तो वन पद पर, पद जो शीर्षक हो शीर्षक को डालकर नामक शीर्षक से उद्धृत है, ये चेंज करना है, इसको चेंज करना है। अब कब चेंज करना, जब अलग से, जब पद वाले चैप्टर है तो पद वाला, वन पद पे है तो वन पद पे, धनुष भंग है तो धनुष भंग, अब नदी है तो नदी, हिमालय से है तो हिमालय से, अगर जो चैप्टर आपका है उस चैप्टर को हमको यहाँ लिख देना है। उसका जिसके रचयिता कविकुल कुमुद सुधाकर तथा अष्टछाप के, अब यहाँ रुक जाइएगा थोड़ा, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ यानी अब उनके बारे में विशेषता, यानी अगर तुलसीदास जी के बारे में बताया गया है तो तुलसीदास जी के बारे में लिखिए, कविकुल कुमुद सुधाकर तुलसीदास जी हैं। अगर अब जो यहाँ शीर्षक, उस शीर्षक के जो लेखक जो कवि या रचयिता हुए हैं, ठीक है, यानी अगर वन पद पर ले रहे हो या धनुष भंग ले रहे हो तो यहाँ तुलसीदास जी होंगे, अगर हिमालय ले रहे हो या फिर वर्षा सुंदरी के प्रत ले रहे हो तो देवी वर्मा जी हो जाएंगी, ठीक। अगर उसके बाद ले रहे हो कौन सा, ठीक, तो इसी तरह देख लीजिएगा आगे जो चैप्टर है, चैप्टर यहाँ लिखे थे, अब याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो चैप्टर आप देख लीजिएगा, जो चैप्टर के जो लेखक है उन्हीं को लिखिएगा यहाँ, यानी दूसरा चैप्टर अब कविता जो कवि हैं, ठीक, उनको यहाँ लिखिएगा। तो आपका संदर्भ इसी तरह रहने वाला, बहुत अच्छा संदर्भ, 2 नंबर पूरे मिलेगी। अगर नहीं, अगर संदर्भ पूछा जा रहा तो, अगर संदर्भ नहीं पूछा जा रहा है, अगर पूछा जा रहा है कि लेखक या कवि और रचयिता का नाम लिखिए, ठीक, या सॉरी कवि और शीर्षक का नाम लिखिए, तो आप कवि और शीर्षक का नाम लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए, कवि और शीर्षक का नाम लिखिए, या लेखक और शीर्षक का नाम लिखिए, ठीक। गद्यांश में भी इसी तरह संदर्भ लिखना, पद्यांश में 2 नंबर आपको यहाँ भी पक्के हैं, 2 नंबर वहां भी पक्के हैं, और संदर्भ सहित अनिवार्य संस्कृत में 2 2 + 2 + 2 + 2 2 2 4 2 8 2 4 2 8 नंबर आपके संदर्भ लिखने के रहने वाले हैं। 2 नंबर आपको पद्यांश में लिखना रहेगा संदर्भ, ठीक, 2 नंबर आपको गद्यांश में लिखना रहेगा, 4 नंबर इधर, 2 नंबर अनिवार्य संस्कृत में लिखना रहेगा, 2 नंबर आपको अनिवार्य संस्कृत में लिखना रहेगा, यानी 2 पद्यांश के अनिवार्य संस्कृत, श्लोक के अनिवार्य संस्कृत, 8 नंबर आपके यहाँ पक्के, ठीक। तो आप देख लीजिएगा, इसके बाद हम इसको रहे मिटा, और उसके बाद हम आगे करेंगे इंपॉर्टेंट, अब इसके बाद कौन सा प्रश्न आ सकता है, ठीक, मिटा इसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। सेशन हमने पहले बताया था लेंथी होगा, ठीक। प्रश्नोत्तर, अरे सॉरी इसको मिटा दिया, चलो ठीक, कोई दिक्कत, पद्यांश यहाँ डाल देते, ठीक। उसका देखिए अब क्या बताया गया है, उसके बाद हमारे पास दे रखा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा इसी में, अगला नीचे डालिएगा, अब यहाँ पर हमारे पास बोर्ड में जगह नहीं है, आपके बोर्ड में पेपर में जगह होगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास प्रश्न पहले का दूसरा दे रखा, क्या दे रखा है, पहले का दूसरा दे रखा है। अब इसमें हमारे पास दे रखे, हम डालेंगे हेडिंग रेखांकित, तो हम ये करके दिखा रहे हैं पद्यांश, इंपॉर्टेंट भी है इसलिए करके दिखा रहे हैं, सब नहीं करके दिखाए क्योंकि मेरा टाइम नहीं है ज्यादा। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे, हेडिंग कर दिए, लाइन खींचिए और रेखांकित अंश की व्याख्या करना स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ करके दिखाएंगे तो बड़ा दिक्कत है, तो हम आपको बता दे रहे हैं, अब लिख लीजिएगा। तो रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी अब जो रेखांकित अंश तथा ऊपर चरण कमल बंदो हरिराई, अब देख लीजिए स्क्रीन पे दिख रहा, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिर सुने गोंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो ती पाई। अब इसमें जो हाईलाइट यानी जो आपको हेडिंग जो रेखांकित है उनको, उनका क्या करना है, उनका व्याख्या करना है। तो अब ऐसे बोल दे रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि व्याख्या में कि चरण कमल बंदो हरिराई, क्या दे रखा है, चरण कमल बंदो हरिराई, यानी मैं अपने कमलवत चरणों की वंदना, यानी अपने कमलवत चरणों भगवान श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ, इस तरह से। यानी अब देखो, चरण कमल, चरण का मतलब चरण, कमल का मतलब कमलवत, यानी कमलवत चरणों,
बंदो मतलब वंदना, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण, भगवान को बदली बताएगा, यानी ये मैं अपने भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। उसके बाद आगे देखिए, जा की कृपा पंगु गिरे लगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जा की कृपा, जा की मतलब जिनकी, कृपा मतलब कृपा, कृपा मतलब कृपा, यानी उनकी कृपा से। पंगु का मतलब होता है लंगड़ा, गिर का मतलब होता है पर्वत, लंघे का मतलब होता है लांग ले। ठीक, तो जा की कृपा पंगु गिर लंघे, जा की मतलब जिनकी कृपा, एकमात्र कृपा हो जाने से। पंगु का मतलब लंगड़ा, गिरी का मतलब पहाड़ यानी पर्वत, लंघे मतलब लांग ले, जिनकी एकमात्र कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांग सकता है, यानी भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की मैं वंदना करता हूँ। उसके बाद अगला दे रखा है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। अंधे, अंधे का मतलब जिसे दिखाई ना दे, अंधा तो आप समझते हैं ना। उसका सब कुछ दर्शाई, सब कुछ मतलब सब कुछ, दर्शाई मतलब दिखाई देने, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, यानी भगवान श्री कृष्ण की अगर एकमात्र कृपा हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांग सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहिरो, अब बहिरा व्यक्ति क्या होता है, तो जैसे सुनाई ना दे, तो बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती पाई। अब देखिए इसमें देखिए क्या क्या बताएगा, उसको लिखिएगा अच्छे से। पहले बताया गया है पंगु गिर लगे, पूरा पद्यांश देखिए, पंगु गिर लगे, पंगु का मतलब लंगड़ा, गिर मतलब लांग लेता है, पंगु गिर लगे एक बताया गया, यानी लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांग लेता है। अंध को सब कुछ दर्शाई, अंधे यानी अंधा व्यक्ति है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, अगर हमारे भगवान श्री कृष्ण की एकमात्र कृपा हो जाए तो अंधा व्यक्ति सब कुछ देख सकता है। उसके बाद क्या बताया गया है इस पद्यांश में कि बहिरो सुने, बहिरे के बारे में बताएगा भैया, तो बहिरे के बारे में देखेंगे। बहिरो, तो बहिरो व्यक्ति को सुनाई देने लगता है, यानी बहिरा जो व्यक्ति है उसे सुनाई नहीं देता और उसे सुनाई देने लगता है। उसके बाद देखा गूंग पुनि बोले, अब गूंगा के लिए बताएगा भैया, गूंग, गूंग का मतलब गूंगा, गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। और रंग चले सिर छतराई, रंग का मतलब होता है गरीब फकीर, रंग। अब देखो इतने लोगों के लिए पद्यांश में बताया गया, सूरदास ने कितना अच्छा मतलब वर्णन किया इसमें कि पंगु गिर लगे, हमारे भगवान श्री कृष्ण की एकमात्र कृपा हो जाए तो पंगु गिर लगे, यानी लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांग जाता है, अंधे को सबको दिखाई देने लगता है, बहरों को सबको सुनाई देने लगता है, ठीक, और गूंगा बोलने लगता है। और रंग का, रंग मतलब गरीब व्यक्ति राजाओं की भांति सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है, यानी जो उसके पास पैसा नहीं उसके पास पैसा भी आ जाता है। ये कैसी कृपा है भैया भगवान श्री कृष्ण की, तो भैया कृपा बहुत अच्छी है। ठीक है, आप लोग इतना देख लीजिए, इतना पूरा पद्यांश है, इतना आपको रेखांकित इसमें व्याख्या करना है, व्याख्या करने में आप लोग माहिर हैं, बस व्याख्या कर लेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, सब होगा। ठीक, तो इसको मिटाया जा रहा है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब इसके बाद कौन सा प्रश्न आएगा, 2 नंबर अगर आप अच्छे से कर ले जाते हैं, बड़ी अच्छे से लिखते हैं, तो यहाँ भी आपको साइन करेंगे, 2 नंबर आपके यहाँ भी पक्के होंगे, तो यानी 2 + 2 यानी 4 हो गए, 4 हो गए। अब इसको मिटा रहे हैं, उसके बाद 2 नंबर आपका आएगा, 2 नंबर वो भैया चेंज रहते हैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक, अब इसी पद्यांश में, अब इसी पद्यांश में नहीं, अब किसी भी पद्यांश हो सकता है, अभी पद्यांश हम दिखाएंगे, जितने भी महत्वपूर्ण पद्यांश रहे इसी सेशन में कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब उसके बाद रखा आप देखो, यहां से आपका क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो सकता है, ज्यादा करके आपका क्वेश्चन पद्यांश से पूछा काव्यगत सौंदर्य, ध्यान से सुनिएगा, तीसरा क्वेश्चन जरूर चेंज होता है। ठीक, दूसरे पहले का तीसरा, काव्यगत सौंदर्य, ठीक, तीसरा क्वेश्चन चेंज होता है, काव्यगत सौंदर्य पूछा जा सकता है आपका। काव्यगत सौंदर्य में हमको क्या क्या करना रहता है, तो काव्यगत सौंदर्य में हमको कुछ नहीं करना है, काव्यगत सौंदर्य में खाली इतना करना है, ध्यान से देखिएगा, रस देखना रहता है, रस कौन सा है, हाईलाइट नंबर 1। फिर दूसरे नंबर पे हमको देखना रहता है, पहला हम देखेंगे रस, दूसरा देखेंगे छंद, तीसरा देखेंगे हम अलंकार, चौथा देखेंगे हम
भाषा, और पांचवा देखेंगे हम ठीक। तो ये 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक आपको हर पंक्ति में काव्यगत सौंदर्य मतलब काव्य की क्या सौंदर्यता है कि इसमें कौन सा सौंदर्य। तो रस छंद अलंकार तो भैया काव्यगत से इस प्रकार हमारे शरीर को शोभा बढ़ाने के लिए गहनों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार हम काव्य के शोभा बढ़ाने के लिए रस छंद अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो यानी रस छंद अलंकार है, तो रस कौन सा है, तो अब इस चैप्टर में यानी अब इस पद्यांश में कौन सा किस प्रकार है तो देख लेंगे, अगला में आप देख लीजिएगा। उसका दे रखा है जैसे इसमें दे रखा है क्या रस कौन सा है इस चरण कमल बंधु और राय में। तो रस के बारे में देखें तो कौन सा रस है, पूरे चैप्टर में ही शांत रस है। ठीक, तो रस आपका अगर इस चैप्टर से कोई भी पद्यांश आ जाए तो आप शांत रस लिखिएगा। छंद की बात की जाए तो छंद में क्या हो जाएगा, ठीक, छंद गे पद अलंकार हो जाएगा अनुप्रास, यानी छंद के बारे में क्या हो जाएगा, गे पद अलंकार हो जाएगा अनुप्रास। ठीक, और भाषा हो जाएगा ब्रज, क्या हो जाएगा ब्रज, भाषा हो जाएगा ब्रज, और गुण हो जाएगा माधुर्य। शांत गे पद अनुप्रास ब्रज माधुर्य, ये आपकी इतने काव्यगत सौंदर्य थे। अब इसमें और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो पूछ सकते हैं कि हरि की कृपा से क्या संभव। अब जो पद्यांश हमको दे रखा था पद्यांश से क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो तो कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। अगर पद्यांश का अर्थ आ रहा है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अब बात करते हैं आप हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट पद्यांश के बारे में। ठीक, कौन कौन सा पद्यांश इंपॉर्टेंट रहने वाला, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ से आपकी स्क्रीन पे खाली दिखेगा, ठीक, हम कराएंगे नहीं, अब इतना करेंगे। उसका पहला चैप्टर हमारे पास है पद, तो टिक लगाते चलिए। पद से हम जितने भी इंपॉर्टेंट पद्यांश रहने वाले को टिक लगाइए, या फिर अगला सेशन हम ले लेंगे महत्वपूर्ण पद्यांश का, तो इसको यही क्लोज करते हैं, यानी यह बंद करते हैं। अगला सेशन जब आएगा तो हम महत्वपूर्ण पद्यांश का आपका सेशन लेंगे। इसमें हम आपको खाली इतना बताएंगे कि कैसे हम करें अच्छा पद्यांश, कैसे लिखे, तो इस तरह पर लिख सकते हैं। अगले सेशन में हम जितने भी महत्वपूर्ण पद्यांश रहने वाले हैं आपके बोर्ड के लिए वो हम बता देंगे सारे पद्यांश, तो आप तैयार कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। हाँ, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन दबा दें। या चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें और वीडियो को शेयर कर दें, जिससे दूसरे बच्चों के पास भी हमारा सेशन पहुंच पाए। और हाँ, जो भी दिक्कत हो, जो भी समस्या हो, आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप समस्या सुना सकते हैं। हम आपकी समस्या को समाधान करने के लिए तत्पर प्रयास करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।